हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 25 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप अच्छे तरीके से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप सिर्फ 1 रुपए में डेमो ले सकते हो। इसके लिए आपको हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल करना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको 2 दिन के लिए हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस मिलता है। इस डेमो कोर्स के अंदर हम आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस डेमो कोर्स की हेल्प से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। तो जल्दी से हमारे डेमो कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। तो बैंक जो भी यहाँ पर लोन्स एडवांसेस देते हैं अपने कस्टमर को, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखो, इंटरेस्ट रेट को टोटली डीरेगुलेट कर दिया गया है। यानी कि अब आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं करता है। बैंकों के पास पूरी फ्रीडम है कि वो खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं कि उन्हें अपने लोन्स एडवांसेस के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, यानी कि कस्टमर से कितना इंटरेस्ट जो है वो लेना है। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो देखो, जो बैंक है ना वो इंटरनल बेंचमार्क रेट का यूज करते हैं इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये इंटरनल बेंचमार्क रेट क्या है? देखो, हर बैंक ये जो रेट है वो खुद से कैलकुलेट करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एबीसी बैंक है ना, वो लोन देने के लिए जो यहाँ पर फंड रेज करती है उसकी कॉस्ट आती है मान लीजिए 8%, है ना। तो बैंक क्या करती है, इसको एज अ इंटरनल बेंचमार्क रेट जो है वो यूज करती है। ठीक है, और इसके अंदर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करती है, मान लीजिए 2%, और 10% इंटरेस्ट डिटरमाइन कर देती है लोन एडवांसेस के ऊपर। यानी कि अगर वो कस्टमर को लोन देगी तो वो 10% इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर से लेगी। ठीक है, अब समय के साथ ये जो इंटरनल बेंचमार्क रेट है ये चेंज होता रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो जो बैंक्स थे वो प्राइम लैंडिंग रेट को एज अ इंटरनल बेंचमार्क रेट जो है वो यूज करते थे, पर इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां थी। इसको हम शॉर्ट में बीपीएलआर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया और एक नया सिस्टम लेकर आया गया जिसका नाम था बेस रेट सिस्टम। आगे चलकर देखा गया कि ये सिस्टम भी सही नहीं है ना, हमें हमें और बेहतर सिस्टम लेकर आने की जरूरत है। तो 2016 के अंदर एमसीएलआर सिस्टम जो है वो लेकर आया गया जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ये भी एक इंटरनल बेंचमार्क रेट ही था। ठीक है, उसके बाद बैंकों को बोला गया कि आपको ना इंटरेस्ट रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ भी लिंक करना चाहिए। जैसे कि रेपो रेट हो गया, है ना, इसके साथ भी आपको लिंक करना चाहिए। बैंकों को एनकरेज किया गया और बैंकों को बोला भी गया कि आपको लिंक करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुई थी, है ना। इस तरीके से जो बैंक है उसने अपने लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस रेट सिस्टम की। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश किया। इस वर्किंग ग्रुप का काम था कि जो बीपीएलआर सिस्टम था उसको रिव्यू करे और पता लगाए कि जो बीपीएलआर सिस्टम है वो सही है या फिर नहीं है ना। इस वर्किंग ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो दीपक मोहंती थे। तो इस वर्किंग ग्रुप ने बोला कि जो बीपीएलआर सिस्टम है वो सही नहीं है ना, इसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो बीपीएलआर सिस्टम था इसको रिमूव कर दिया गया और एक नया सिस्टम लेकर आया गया, बेस रेट सिस्टम, जुलाई 2010 के अंदर। ठीक है, अब जुलाई 2010 और 31 मार्च 2016 के बीच में जितने भी लोन सैंक्शन हुए थे या फिर जितने भी लोन रिन्यू हुए थे, है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बेस रेट के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किया गया था। यानी कि बेस रेट को एज अ इंटरनल बेंचमार्क रेट जो है वो यूज किया गया था बैंक के द्वारा और इसके बेस पर ही इन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया गया था। ठीक है, अब देखो, ये जो बेस रेट सिस्टम था इसके अंदर एक बैंक का सिर्फ एक ही बेस रेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एबीसी बैंक है, उसने अपना बेस रेट कैलकुलेट किया 10%। ठीक है,
तो इसका बेस रेट 10% ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी एक ब्रांच में बेस रेट 9% है, दूसरी में 10% है, तीसरी में 11%, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बैंक के लिए सिर्फ एक बेस रेट ही हो सकता था, ठीक है। यानी कि अब बैंक क्या करेगी, ये बेस रेट है, इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगी और इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन जो है वो कर लेगी, ठीक है। अब 1 जुलाई 2010 और 31 मार्च 2016 तक के लोन को क्यों लिंक किया गया था बेस रेट सिस्टम से? क्योंकि देखो, बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2010 के अंदर और रिमूव हो गया था 31 मार्च 2016 के अंदर। 2016 के बाद से जितने भी लोन दिए गए हैं उनको एमसीएलआर के साथ जो है वो लिंक किया गया, ठीक है। अब ये जो बेस रेट सिस्टम है ना, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो बेस रेट सिस्टम है उसके अंदर बेस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बैंकों के पास फ्रीडम थी कि वो यहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स या तो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेस पर, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मेथोलॉजी जो कि उस समय बहुत ज्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, और वो जो मेथोलॉजी है वो रीजनेबल है, ट्रांसपेरेंट है और उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, और जो सुपरवाइजर्स हैं उसको सुपरवाइज भी कर सकते हैं आसानी से। देखो, जो बेस रेट सिस्टम है उसके अंदर जो इंटरनल बेंचमार्क रेट है वो हम क्यों क्यों निकालते हैं? ताकि हम कॉस्ट निकाल सके कि हमारी कॉस्ट कितनी है फंड्स की, और फिर हम उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करके इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर पाए। तो फंड्स की कॉस्ट को निकालने के हमारे पास कई सारे यहाँ पर मेथड थे। हम एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी यूज कर सकते थे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी यूज कर सकते थे, या फिर कोई और मेथोलॉजी है तो उसका भी यूज जो है वो कर सकते थे, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, मान लीजिए बैंक ने यहां पर लोन देने के लिए पहले 50 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और फिर 50 लाख रुपए ऑनर से मंगवाए। ओके, तो इस 50 लाख की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 10% है, और इस 50 लाख की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 12% है, ठीक है। तो हम इसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 22 डिवाइडेड बाय 2, तो 11% एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है? देखो, एवरेज कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपने फंड्स जो रेज किए हैं लोन देने के लिए उसके एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ का फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का मीनिंग होता है कि आपने जो लोन देने के लिए न्यू फंड्स रेज किए हैं उसकी कॉस्ट यहां पर कितनी है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी को भी यूज जो है वो कर सकते हो। जुलाई 2012 से कुछ खास कैटेगरीज के लोन्स को एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, यानी कि उन लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बेस रेट सिस्टम को फॉलो करके डिटरमाइन नहीं किया जाता था। कौन कौन से लोन है? सबसे पहले डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांस। ये ऐसे लोन्स होते हैं जो कि वीकर सेक्शंस को दिए जाते हैं, गरीब लोगों को दिए जाते हैं। तो इन लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो नॉर्मल लोन के कंपैरिजन में कम होता था, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक ने अपने एम्प्लॉय को, जिसके अंदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, उसको किसी भी तरह का लोन दिया है तो उसको भी एग्जाम्प्ट रखा गया था। उसके बाद अगर एक बैंक ने अपने ही डिपॉजिटर को लोन दिया है, ठीक है, और उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको एज अ सिक्योरिटी अपने पास गिरवी रखा हुआ है, तो उन लोन्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए बेस रेट सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा लोन है जहां पर इंटरेस्ट सबमिशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि कस्टमर को इंटरेस्ट सबमिशन मिल रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। अगर कोई ऐसा लोन है जहां पर रीफाइनेंस अवेलेबल है, यानी कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो उसको रीफाइनेंस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक है, उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। ये जो लोन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया था। तो इस बैंक को गवर्नमेंट ने रीफाइनेंस प्रोवाइड कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए एबीसी बैंक को दे दिए ताकि आप और लोन जो है वो दे पाओ। तो ये जो लोन दिया गया था इसके ऊपर भी बेस रेट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है। जो बेस रेट है ना उसको क्वार्टरली इंटरवल पर रिव्यू करना जरूरी है ताकि सही बेस रेट को कैलकुलेट किया जा सके, और इसको पब्लिकली पब्लिश करना जो है वो जरूरी है। ओके, और कोई भी लोन हो, है ना, उसे बेस रेट से कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि इन लोन्स के अलावा अगर कोई भी यहाँ पर लोन है ना, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी भी बेस रेट से कम जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट की, यानी कि एमसीएलआर की। तो देखो, आरबीआई ने एमसीएलआर को 1 अप्रैल 2016 को इंप्लीमेंट किया था ताकि लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट को सही तरीके से डिटरमाइन किया जा सके। ये एक इंटरनल रेफरेंस रेट है जिसका यूज करके बैंक जो है अपने लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं और लेवी करते हैं। जो एमसीएलआर सिस्टम है
वो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजन रूरल बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी एप्लीकेबल है और लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और एमसीएलआर ने जो बेस रेट सिस्टम था उसको टोटली रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अब से एमसीएलआर को ही फॉलो किया जाता है। देखो एमसीएलआर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है लोन टेन्योर के अकॉर्डिंग। देखो अगर एक लोन है 5 साल का और एक लोन है 10 साल का, ठीक है, तो इसका एमसीएलआर कम होगा, इसका एमसीएलआर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इसका एमसीएलआर है 5% और इसका है 8%, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 10 साल का जो लोन है वो रिस्की है ना, और जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 3% है ये क्या है? रिस्क प्रीमियम है, या फिर आप इसको टेन्योर प्रीमियम भी कह सकते हो, टेन्योर प्रीमियम भी कह सकते हो। यानी कि हम यहाँ पर लोन के टेन्योर के अकॉर्डिंग एमसीएलआर को डिटरमाइन जो है वो करते हैं, ठीक है। आरबीआई की रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो बैंकों को बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि आपको कम से कम अपना मिनिमम लोन रेट या फिर एमसीएलआर जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर पब्लिश करना होगा, पब्लिक को उसके बारे में बताना होगा, और ये काम आपको मंथली बेसिस के ऊपर करना होगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई बॉर्वर है ना, उसने 1 अप्रैल 2016 से पहले कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, और वो ओल्ड बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो लोन है वो पिछले बेस रेट के साथ लिंक्ड है या फिर बीपीएलआर के साथ लिंक्ड है, तो अगर उसको सही लगे तो वो एमसीएलआर के अंदर मूव कर सकता है, पर बैंक इसको नहीं कर सकता है। मतलब बैंक अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता है कि वो बेस रेट के साथ लिंक्ड लोन को एमसीएलआर सिस्टम के अंदर लेकर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कस्टमर चाहे तो वो अपनी मर्जी से जरूर करवा सकता है, यानी कि वो अपने लोन को अब एमसीएलआर के साथ लिंक जो है वो करवा सकता है। एमसीएलआर के जितने भी यहाँ पर नॉर्म्स हैं, है ना, वो एफसीएनआर डिपॉजिट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। यानी कि एफसीएनआर डिपॉजिट से अगर किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया जाता है या फिर एफसीएनआर डिपॉजिट के पैसे से लोन देता है बैंक, तो उसके ऊपर एमसीएलआर जो है वो एप्लीकेबल है। ओके, जो एमसीएलआर रिजीम है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर, यानी कि हर महीने इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। जो एमसीएलआर है ना वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि एमसीएलआर के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। तो देखो एक बैंक लोन देने के लिए, है ना, जो भी न्यू फंड्स रेज करता है, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक है, उसको लोन देना था तो उसने 100 करोड़ रुपए नए फंड्स जो है वो रेज किए हैं, ठीक है। तो ये जो 100 करोड़ रुपए के फंड्स रेज किए गए, इसकी जो कॉस्ट है मान लीजिए वो है 10%, ठीक है। ये आपका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये देखो बैंक फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, एक तो वो ऑनर से पैसा मंगवा सकते हैं, ठीक है, दूसरा वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ठीक है, और ये दूसरा कंपोनेंट है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम, ठीक है। तो इसको हम आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स तो आपको क्लियर हो गया ना, है ना। अब जो 3 कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेन्योर प्रीमियम मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जो एमसीएलआर है उसके अंदर, है ना, जो एमसीएलआर सिस्टम है उसके अंदर जो एमसीएलआर है वो लोन के टेन्योर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अगर 5 साल का लोन है तो उसके लिए अलग एमसीएलआर, 10 साल का लोन है तो उसके लिए अलग एमसीएलआर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 साल का लोन है तो उसके लिए जो एमसीएलआर हमने कैलकुलेट किया वो 5% है, और 10 साल वाले के लिए 8% है, ठीक है। तो ये जो 10 साल वाला लोन है ना, ये जो 3% जो एक्स्ट्रा हमने एमसीएलआर कैलकुलेट किया है, यह है टेन्योर प्रीमियम, क्योंकि जब बैंक लंबे टेन्योर का लोन देगा तो उसे प्रीमियम मिलना चाहिए, उसी को हम टेन्योर प्रीमियम कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है? तो एक बैंक जो है लैंडिंग के बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना, रेंट वगैरह पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना, है ना, वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। इसका क्या मतलब है? तो देखो बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डिपॉजिट के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि बैंक ने यहाँ पर 100 करोड़ के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, 4% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब सीआरआर के अंदर जो कैश रिजर्व सिस्टम है ना, तो जो यहाँ पर बैंक है उसको टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होता है। मान लीजिए वो है 4%, ठीक है। तो 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होगा, है ना। अब ये जो 4 करोड़ रुपए है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को, यानी कि इसके ऊपर जीरो जीरो रिटर्न होती है बैंक की, और बैंक को इस 4 करोड़ के ऊपर 4% इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है अपने डिपॉजिटर को। यानी कि यहाँ पर जो बैंक है उसका जो रिटर्न है वो -4% में चला जाता है, कि बैंक को मिल तो कुछ रहा नहीं है और 4% एक्स्ट्रा जो है वो पे करी है बैंक, ठीक है।
ये आपका नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर होता है। और बैंक को कम से कम 5 एमसीएलआर जो है वो पब्लिश करने होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट एमसीएलआर, 1 मंथ एमसीएलआर, 3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ एमसीएलआर और 1 ईयर एमसीएलआर। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पशंस फ्रॉम बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट। तो देखो, ये जो बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन है ना, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कुछ लोन को एग्जाम्प्ट रखा गया है, मतलब कि उन लोन्स और एडवांसेस के जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको बैंक फ्रीली यहां पर डिटरमाइन करता है बिना किसी बेंचमार्क रेट को फॉलो किए हुए। वहां पर एमसीएलआर नहीं देखा जाता है, वहां पर कोई और चीज नहीं देखी जाती है, बैंक वहां पर खुद से इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिसको बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट से एग्जाम्प्ट रखा गया है। ठीक है। यहाँ वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बेंचमार्क रेट का यूज करके डिटरमाइन नहीं किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा लोन है जो कि गवर्नमेंट स्कीम के अंडर दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गया, उस स्कीम के अंदर अगर किसान को कोई भी लोन दिया जा रहा है, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो डिटरमाइन किया जाएगा स्कीम के अकॉर्डिंग, ना कि बेंचमार्क रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जा रहा है या फिर फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन दिया जा रहा है रेक्टिफिकेशन रीस्ट्रक्चरिंग पैकेजिंग के अंदर, तो उसके ऊपर भी बेंचमार्क रेट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई रीफाइनेंस स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने फॉर्मुलेट किया है और उस स्कीम के अंदर बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करिए कस्टमर्स को, तो उन लोन्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बैंक ने अपने ही डिपॉजिटर को उनके डिपॉजिट्स को गिरवी रखकर लोन दिया है तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर बैंक ने अपने ही एम्प्लॉयज को लोन दिया है जिसके अंदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है। अगर बैंक ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर कोई ऐसा लोन है जो कि किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड है ना, जैसे कि रेपो रेट वगैरह, तो वो भी इंटरनल बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन से एग्जाम्प्ट है। अगर कोई फिक्स रेट लोन है जिसका टेन्योर 3 साल से ज्यादा है तो उसके ऊपर भी बेंचमार्क रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है आपको यहाँ तक टॉपिक? एक बार मुझे बता दीजिए, और कोई भी डाउट आते तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ या फिर। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स का टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इनिशियली जो बैंक था वो प्राइम लैंडिंग रेट यानी कि बीपीएलआर को बीपी बीपीएलआर को यूज करता था एज अ इंटरनल बेंचमार्क रेट, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद 1 जुलाई 2010 को आया बेस रेट सिस्टम, 1 अप्रैल 2016 को आया एमसीएलआर सिस्टम, और उसके आगे बढ़े तो बैंकों को बोला गया कि आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जो है अपने लोन्स को लिंक करना है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एमसीएलआर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर, और उनका मीनिंग दिया हुआ है कॉलम 2 के अंदर। आपको करेक्ट मैच करना है। सबसे पहले टेन्योर प्रीमियम। ठीक है। तो इसको हम 3 के साथ मैच करेंगे। तो देखो, लॉन्गर लोन पीरियड के लिए है ना, बैंक जो एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि वो हाई रिस्क को कवर कर पाए, वो आपका टेन्योर प्रीमियम होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखो, लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक ने जो भी कॉस्ट इनकर की है ना, वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। उसके बाद है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। ठीक है। तो ये कब अराइज होता है? जब यहाँ पर सीआरआर बैलेंस के ऊपर रिटर्न जीरो होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर आपका रिटर्न और नेटवर्थ और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो है वो आ जाती है, यानी कि अगर आप न्यू फंड्स रेज करते हो तो। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो एमसीएलआर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आरबीआई ने एमसीएलआर को इंप्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2016 को, ताकि यहाँ पर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाए। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक इंटरनल रेफरेंस रेट है जिसका यूज करके बैंक अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजन रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो एमसीएलआर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, टेन्योर प्रीमियम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एमसीएलआर रिजीम की बात करें तो जो इंटरेस्ट है वो सभी एडवांसेस के ऊपर मंथली रेस्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी यहाँ पर बॉर्वर्स हैं जिन्होंने लोन लिया था 1 अप्रैल 2016 से, उनको कंपलसरी अपने लोन्स को एमसीएलआर सिस्टम के साथ लिंक करना होगा, यानी कि एमसीएलआर सिस्टम के अंदर मूव करना होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। कस्टमर चाहे तो मूव कर सकता है, चाहे तो नहीं भी मूव कर सकता है।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहली 5 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पर छठी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद देखो, रोहन एक ब्रांच मैनेजर है लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक का, जो कि मुंबई के अंदर ऑपरेट करती है ना। वो कई सारे बैंक लोन पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहा था, है ना। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जिसके ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन से ऐसे लोन है ना, जिसको रोहन यहाँ पर मैनेज कर रहा है, और वो जो लोन है वो बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट से एग्जाम्प्ट है ना। पहला देखो, ए लोन ग्रांटेड टू सीनियर स्टाफ मेंबर ऑफ बैंक अंडर द बैंक्स ओन एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, तो ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि यहाँ पर बैंक ने अपने ही एम्प्लॉय को लोन दिया है, ठीक है। उसके बाद है टाइप 2, ए पर्सनल लोन ऑफर टू रिटेल कस्टमर एट अ फ्लोटिंग रेट लिंक टू रेपो रेट। तो देखो, ये लोन ऑलरेडी किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड है, तो इंटरनल बेंचमार्क रेट के साथ इसको लिंक करने का जरूरत नहीं है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ग्रांटेड टू स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल यूनिट एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, तो ये भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट है ना। रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के अंदर अगर कोई लोन दिया जा रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बैंक खुद से डिटरमाइन करेगा। उसके बाद टाइप 4 की बात करें तो एक 5 ईयर फिक्स रेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जो कि प्रोवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनी को। देखो, अगर फिक्स रेट लोन दिया गया है ना, और उसका जो टेन्योर है वो 3 साल से ज्यादा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर इसको हम ठीक कर लेते हैं, टाइप 4 भी आएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर टाइप 4 भी आएगा, ओके। ये सारे ही लोन जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा। वहां पर कोर्सेज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है अच्छे तरीके से। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, पीपीबी, है ना, तो उनके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे कि आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको पीपीबी का मास्टर कोर्स भी मिल जाता है, एएफएम का मास्टर कोर्स भी मिल जाता है, और आरबीडब्ल्यूएम का भी मास्टर कोर्स मिल जाता है। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ ₹1 में एनरोल करना है, और आपको 2 दिनों के लिए हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।